गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली की तरह आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर करवाने, जो कि आरआरबी में अदर एग्जामों में आए हुए प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन रह रहे हैं। जो जैसा कि पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लगता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रह रहा है, क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पता चलता है, अंदाजा लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करो और आप हमारे सेशन से कितना प्रॉफिट, कितना लाभ उठा पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आपके इससे सही हो पा रहे हैं, कमेंट में जरूर बताते रहिएगा। तो इससे ये रहेगा कि आप एक कॉन्फिडेंस बनना रहता है। तो इस वजह से आप कमेंट जरूर करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी लेट के स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मीटर जो विद्युत धारा मापता है क्या कहलाता है। मीटर जो विद्युत धारा नापता है, विद्युत धारा नापेगा तो क्या कहलाएगा। तो जो विद्युत धारा नापेगा, देखो वोल्ट मीटर क्या नापेगा, वोल्ट नापेगा। हाइड्रोमीटर, ओम मीटर, देखो ये किसकी यूनिट होगी, प्रतिरोधकता की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। ठीक है। आमीटर क्या करेगा, परिपथ में धारा नापता है। क्या करेगा, परिपथ में धारा नापता। तो क्या कह रहा है, विद्युत धारा मापता है। विद्युत धारा तो कौन नापेगा, आपका आमीटर। लगाया किसमें जाएगा, ये लगाया जाएगा किसमें, श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा। अगर गैल्वेनोमीटर होता है, ये क्या करेगा, ये परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाएगा। धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। तो ये जोड़ा किसमें जाएगा, ये जोड़ा जाएगा आपका समांतर क्रम में। अगर गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे तो ये पैरेलल में जोड़ा जाएगा। अगर आमीटर की बात करेंगे तो ये श्रेणी क्रम में, सीरीज में जोड़ा जाएगा। ठीक है। अगर हाइड्रोमीटर की बात करेंगे तो इससे क्या नापा जाएगा, इससे लिक्विडिटी नापी जाएगी। लिक्विडिटी मतलब ये ठीक है। अगर यहां पे हाइड्रोमीटर ना होके हाइग्रोमीटर होता, हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से क्या नापेंगे, इससे नापेंगे आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता नापते इससे, आपेक्षिक आर्द्रता नापेंगे। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक पानी का घनत्व नापते हैं, अगर बात करेंगे धारा की यूनिट की, तो देखो धारा की यूनिट अगर बात करेंगे तो एम्पियर। ठीक है। अगर बात करेंगे विद्युत प्रतिरोध, तो इसकी यूनिट ओम रहेगी। प्रतिरोधकता की यूनिट ओम मीटर रहेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध डैश पर निर्भर करता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है, मतलब किस पर निर्भर करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की बात करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध
विशिष्ट प्रतिरोध केवल दो चीजों पर डिपेंड करेगा। नंबर एक तापमान, नंबर दो उसकी आकृति पे। नंबर एक टेम्परेचर, नंबर दो आकृति या बनावट, आकृति या फिर बनावट। विशिष्ट प्रतिरोध इसी पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, आकृति पे या फिर बनावट पे। अब देखो प्रतिरोध किस पे डिपेंड करेगा, प्रतिरोध किस पे डिपेंड करेगा, तो प्रतिरोध डिपेंडेंसी के लिए आप एक फार्मूला जानते हो, R बराबर रो एल अपान ए, ये फार्मूला जानते हो। तो देखो रेजिस्टेंस प्रतिरोध किस पे डिपेंड करेगा, रो पे भी करेगा, एल पे भी करेगा और ए पे। एल क्या है, उसकी लंबाई है, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, रो क्या है, मटेरियल है, रो मटेरियल का डेंसिटी है, मटेरियल की डेंसिटी है। ठीक है, तो प्रतिरोध तो इन पे सब पे डिपेंड करेगा, बट विशिष्ट प्रतिरोध खाली टेम्परेचर और आकृति बनावट पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है। तो विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई पे डिपेंड नहीं करेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी नहीं करेगा, चालक के प्रतिरोध पर आर पे भी नहीं करेगा, किस पे करेगा, चालक की बनावट और टेम्परेचर। तो ऑप्शन यहाँ पे चालक की बनावट है, पदार्थ है, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे टेम्परेचर भी होता तो वो भी सही होता, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग होता है। तो देखो गली की अगर पीली लाइट की बात करेंगे, गली की अगर पीली लाइट, तो इसमें क्या भरा जाता है, इसमें भरा जाता है सोडियम। ठीक है, अगर देखो बल्ब की बात करेंगे, बल्ब में क्या भरा जाएगा, तो आर्गन प्लस नाइट्रोजन। अगर बात करेंगे सेफल या फिर सेफल में, तो इसमें मरकरी वेपर भरा जाएगा, मरकरी वाष्प प्लस आर्गन, ये भरा जाएगा। ठीक है, तो और अगर बल्ब की बात करेंगे, तो बल्ब का जो फिलामेंट बना होगा, किसका बना होगा, फिलामेंट बना होगा तो टंगस्टन का बना होगा, टंगस्टन, डब्लू। टंगस्टन को किससे लिखेंगे, डब्लू से लिखेंगे। अगर टंगस्टन की बात करें, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना रहेगा, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3380 होगा, 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपका टंगस्टन का होता है, इसी वजह से इसको यूज करते हैं। अब देखो फिलामेंट, अगर बल्ब की बात कर रहे हैं, तो बल्ब में एक चीज और याद रखो, इसमें ऑक्सीजन निकाल के पूछता क्वेश्चन, बल्ब में ऑक्सीजन हटा के आर्गन और नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है, तो ऑक्सीकृत ना हो इसके वजह से, ऑक्सीकृत ना हो इस वजह से, इस वजह से भरी जाती है। ठीक है, तो गली की पीली लाइट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम भरा जाएगा, सोडियम। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगर फास्फोरस की बात करेंगे, तो के फास्फोरस ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, के है, इसको अगर डिनोट की बात करें तो के से लिखेंगे। ये क्या है, ये सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। अगर फास्फोरस की बात करें तो सबसे अभिक्रियाशील है। अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे, तो इसको अगर लिखेंगे बात तो N से लिखेंगे, N2 गैस हो जाएगा, लेकिन पाया कितना जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो वायुमंडल में कितना पाया जाएगा, 78% पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे नियॉन किसमें भरा जाएगा, अगर बात करेंगे नियॉन, अगर नियॉन की अगर, तो ये गुलाबी रंग देगा,
गुलाबी रंग। अगर अगर नियॉन को लाइट में भर देंगे तो ये गुलाबी रंग देगा। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसमें प्रत्येक को 3 प्रतिरोधों को 6 ओम की सप्लाई पर, नहीं यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे डेटा कुछ मिसिंग है, तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। 6 ओम है, 6 वोल्ट, 6 ओम कर लेते हैं इसको, 6 ओम। तो देख लेते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं 3 प्रतिरोध हैं, तो 3 प्रतिरोध हैं, 1/R निकालेंगे, 1/R1, 1/R2, 1/R3। देखो R1 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6, 1/6, 1/6। कह रहा 3 प्रतिरोध है ना, 3 प्रतिरोध है, तो कितना हो जाएगा, 6 ऊपर 3, तो 3 दूनी 6, 1/2 आएगा, 1/R है तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ओम। तो इसके मतलब ये 6 ओम ही होगा, 6 ओम होगा। तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर आपका डी करेक्ट होगा, 6 ओम। अगर बात यहाँ पे समांतर क्रम में ना जोड़ के, यहाँ पे समांतर क्रम लिखा है ना, समांतर क्रम ना जोड़ के बोलता श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में, तब क्या करते? श्रेणी क्रम में अगर रहता तो डायरेक्ट क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जोड़ देते, R1, R2, R3। कितना हो जाएगा? अगर 6 ओम मान लेते हो तो 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 18 ओम। ठीक बात है। एक आरआरबी इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि समांतर क्रम में प्रतिरोध कितना होगा और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कितना होगा। तो समांतर क्रम में आप देख रहे हो 6 ओम का प्रतिरोध था तो 2 आया है, 6 ओम का प्रतिरोध था, अगर श्रेणी क्रम में देख रहे हो तो 18 आया है। तो इसका क्या रीजन है, इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हो? तो अगर समांतर क्रम में है तो प्रतिरोध कम से कम आएगा। कितना आएगा? प्रतिरोध कम से कम आएगा, कम से कम। लेकिन अगर सीरीज में जोड़ रहे हो तो प्रतिरोध क्या आएगा? ज्यादा से ज्यादा आएगा, ज्यादा से ज्यादा आएगा, प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा। ये बात भी याद रखना, पूछ लेता है ये बात। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? तो देखो प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें करता है? देखो लिखो ध्वनि, ध्वनि सबसे अधिक गति किसमें करेगा? देखो किसमें करेगा, सब ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। ठीक है। प्रकाश की बात करें, प्रकाश की सबसे अधिक गति किसमें होगी? तो निर्वात में। निर्वात मतलब वैक्यूम। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देखो ध्वनि क्या निर्वात में गति करेगा? तो ध्वनि निर्वात में गति नहीं करता या नहीं करती। ध्वनि निर्वात में गति नहीं करेगी। ठीक है। गति कौन करेगा? प्रकाश गति करेगा। और ध्वनि की सबसे ज्यादा गति किसमें होगी? ठोस में होगी। प्रकाश की सबसे ज्यादा गति निर्वात में होगी। यही रीजन रहता है जो जैसे अगर निर्वात में दो लोग जाते हैं तो उसमें एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देती है, क्योंकि ध्वनि जो है निर्वात में गति नहीं करता है। प्रकाश सबसे ज्यादा गति निर्वात में करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें करेगा? निर्वात में करेगा। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है? हवा में प्रकाश की चाल, देखो इसका एक फार्मूला है, अपवर्तनांक बराबर
प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बाई बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। एक ये लिखते हो ना, म्यू बराबर सी अपान वी, ये लिखते हो ना, तो सी क्या है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल जो कितना लिखते हो? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? ये माध्यम में प्रकाश की चाल है। ये क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। ये क्या है? अपवर्तनांक है। म्यू क्या है? अपवर्तनांक है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ये इसको बहुत अच्छे से, इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है, डायरेक्टली देखो पूछ लिया है। तो क्या क्या संबंधित है? अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल नहीं, अपवर्तनांक बराबर हवा नहीं, अपवर्तनांक बराबर पदार्थ में प्रकाश की चाल, पदार्थ में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल नहीं। अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटे माध्यम, मतलब पदार्थ, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। ऑप्शन आपका डी सही होगा। हवा में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब पदार्थ में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो आंसर आपका डी करेक्ट होगा। देखो सी और डी सिमिलर है, बट यहाँ पे क्या है? माध्यम है। तो हवा में प्रकाश की चाल थोड़ी, हवा तो नॉर्मल ऐसे ही है, जो प्रकाश की चाल है तो हवा में है। हवा में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो लिख लो, पालक में, अमरूद में, ठीक है, और पालक अमरूद में क्या पाया जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक अम्ल। इमली में क्या पाया जाएगा? टार्टरिक, टार्टरिक अम्ल। संतरा में और नींबू में सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, टमाटर में भी ऑक्सैलिक एसिड, टमाटर में भी ऑक्सैलिक एसिड पाया जाएगा। अब देखो संतरा में, नींबू में सिट्रिक एसिड। सिरके में क्या पाया जाएगा? सिरका, मतलब सिरका। सिरका में क्या पाया जाएगा? देखो सिट्रिक एसिड, इसमें क्या? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, अब चींटी के डंक में, किसके? चींटी के डंक में चींटी के डंक में क्या पाया जाएगा? चींटी के डंक में क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड। दूध में क्या पाया जाएगा? किसमें? दूध में दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। ये सारी चीजें पता होना भी बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। चींटी के डंक में क्या पाया जाएगा? तो क्या पाया जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में पाया जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में पाया जाता है, HCl, जो खाना का पाचन करता है। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड किसको बोलेंगे? तो क्या पाया जाएगा चींटी के डंक में? फार्मिक एसिड। क्या पाया जाएगा? फार्मिक एसिड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में उपस्थित होता, सिरके में अभी बताया था क्या उपस्थित होगा, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक एसिड या फिर एथेनोइक अम्ल, दोनों एक ही बात है। एसिटिक एसिड कहो या फिर एथेनोइक अम्ल कहो, एथेनोइक अम्ल या फिर एसिटिक एसिड दोनों एक ही बात है। तो कौन सा पाया जाएगा, एथेनोइक एसिड। ठीक बात है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुक्रम का प्रक्रिया है, धातुक्रम, धातुक्रम एक प्रक्रिया है। तो धातुक्रम एक कैसी प्रक्रिया है, देखो धातुक्रम की बात करें, जो अयस्कों से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया है, अयस्क से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया को धातुक्रम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसे याद रखिए, अयस्कों से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया को धातुक्रम कहते हैं। क्या कहेंगे, अयस्कों से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया को धातुक्रम कहते हैं। अयस्कों से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया को धातुक्रम कहेंगे। ठीक है, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अब देखो, लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना क्या कौन सी है, रासायनिक, रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। अगर सूत्र की बात करें Fe2O3, रंग की बात करें तो भूरा, जंग लगने के बाद भार बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाएगा। अगर बात करें इसके लिए जरूरी का है ऑक्सीजन प्लस हवा, ऑक्सीजन हवा या नमी। ठीक है, और इसको इससे बचने के लिए, इससे बचने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जिंक की कोटिंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं गैल्वनाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे, गैल्वनाइजेशन, जिंक की कोटिंग करते हैं। तो उसको लोहे, जो लोहे में जंग लगने से बचाया जाता है। अयस्कों से गैल्वनाइजेशन की प्रक्रिया जिंक की कोटिंग कहलाती है। ठीक है, तनुकरण मतलब पतला करना, पतला करना, तनुकरण मतलब पतला करना, तनुकरण मतलब पतला करना, मतलब जैसे मान लो कोई चीज गाढ़ी है उसको थोड़ा पतला करना, विस्कोसिटी कम करना उसकी, उसको तनुकरण कहते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसको लिख लिया, समझ लो सारी चीजें निकल आई। आप ऐसे लिखो, नाइक्रोम, ये बने वैसे है। देखो, अगर क्रोम से करो तो क्रोमियम, एम से मैंगनीज, नाई से निकिल, ना से निकिल, ई से आयरन, आयरन, निकिल, क्रोमियम, मैंगनीज। देख लीजिए कहां पे है, अल्युमिनियम नहीं होगा, निकिल, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, मैंगनीज नहीं होगा ना, Mn होगा, मैंगनीज। यू मैग्नीशियम है, कॉपर नहीं होगा, निकिल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये मैग्नीशियम है, Mg, मैग्नीशियम नहीं होता, मैंगनीज, Mn, मैंगनीज होगा। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा। अब इसकी एक चीज और याद रखिए, जैसे पीतल, पीतल किसकी मिश्र धातु है, देखो किसकी, इसको याद रखिए, पिताजी। तो तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस जस्ता मिक्सर है पीतल का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का इनेमल किसका बना होता है, दांत का इनेमल किसका बना होता है। देखो, दांत का इनेमल, दांत प्लस हड्डी किसकी बनी होंगी, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होंगी, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होंगी, कैल्शियम और फास्फोरस। तो देख लीजिए कहां पे, कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड का नहीं,
कैल्शियम सल्फेट का नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संगमरमर। संगमरमर। तो कैल्शियम और फास्फेट, कैल्शियम और फास्फेट का बना होगा। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट, आंसर आपका डी करेक्ट होगा। देखो बोन, हड्डी और दांत दोनों, क्वेश्चन एक दांत से पूछता है, दांत से पूछता है कि कितने दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं? तो कितने? 20 दांत विकसित होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो रुधिर वर्णिका मतलब रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहा है। तो देखो आरबीसी की बात अगर करेंगे, पहले आरबीसी के बारे में सुन लो। आरबीसी रेड ब्लड सेल, तो देखो ये लाल लाल इसका जो कलर होगा तो हीमोग्लोबिन के कारण होगा, हीमोग्लोबिन के कारण होगा। हीमोग्लोबिन मतलब लोहा। ठीक है, अगर जीवन की काल की बात करें तो 120 दिन होगा। काम की बात करें तो क्या होगा? ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का परिवहन करता। ठीक है, अगर बात करेंगे इसको अगर दूसरे नाम में तो क्या करेंगे? इसको एरिथ्रोसाइट बोलेंगे, एरिथ्रोसाइट। अब इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है ऊंट और लामा में, ऊंट और लांबा में पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा ऊंट और लामा में, बाकी किसी में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। देखो इसमें लव होता है, बिल्कुल सही बात है, अभी बताएं इसमें लव होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ये रक्त की लाल रक्त प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है, ये लाल रक्त हीमोग्लोबिन प्रोवाइड करवाता है। ये कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता नहीं। प्रतिरक्षा कौन प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा WBC, व्हाइट ब्लड सेल, बॉडी का पुलिसमैन भी बोलते हैं इसको। यह रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है, बिल्कुल ठीक बात है, यह बॉडी में ऑक्सीजन का वहन भी करता है। देखो तीसरा नहीं होगा, बाकी देख लो सारे। तो तीसरा है, ये आंसर नहीं होगा। तीसरा है, नहीं होगा। तो तीसरा ये भी नहीं होगा, आंसर होगा पहला, दूसरा एंड चौथा। सी आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक बात है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं? श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को हम क्या बोलेंगे? ब्रोंकाइटिस बोलेंगे, ब्रोंकाइटिस। हेपेटाइटिस रोग क्या है? ये लीवर की डिसीज है, ये लीवर की डिसीज है, लीवर की बीमारी है। अगर गैस्ट्राइटिस की बात करें तो ये पेट की बीमारी है, पेट की डिसीज है। ठीक, आइराइटिस की बात करें तो ये आंख की डिसीज है। किसकी? आंख की बीमारी है। ये सारी चीजें भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो देखो मानव श्वसन में क्या लिया जाता है, क्या छोड़ा जाता है, ये भी देख लीजिए कैसे। अगर मान लो पहले ली गई चीजें, लिया जाता, फिर लिख लो छोड़ा जाता। तो देखो लिया क्या जाएगा, छोड़ा क्या जाएगा? लिया जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो नाइट्रोजन कितना लिया जाएगा? 78%, जो कि आपके एटमॉस्फेयर में जितना परसेंट है उतने तो हम लोग लेंगे। तो ऑक्सीजन कितना लिया जाएगा? 21% के अप्रोक्स, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के अप्रोक्स लिया जाएगा। अब देखो छोड़ा कितना जाएगा, ये भी देख लो। नाइट्रोजन लेंगे हम 78%, छोड़ेंगे भी हम 78%। ठीक बात है। आरआरबी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें
कि ऑक्सीजन लिया कितना जाता है, छोड़ा कितना जाता है। ऑक्सीजन लिया गया 21%, बट छोड़ा जाएगा 16% ओनली, 16%। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% लिया गया है, छोड़ा कितना जाएगा, ये 4% छोड़ा जाता है, 4% छोड़ा जाता है। ठीक बात है, 4% छोड़ा जाएगा। तो आप क्वेश्चन पढ़ो, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। तो देखो छोड़ा क्या जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं है, वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन ऑक्सीजन क्या है, लिया जाने वाली गैस है, मनुष्य के द्वारा ली जाती है। छोड़ा क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण हम छोड़ेंगे थोड़ी, लेते भी हैं छोड़ते हैं, बट गैसों का मिश्रण नहीं, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि पेड़ पौधे उसको लेते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और भी पेड़ पौधा होता है जो जीरोफाइट्स होते हैं ना, जीरोफाइट्स, जो मरुस्थल में वो होते पौधे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं, रात में लेते हैं। बाकी क्या करते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते थोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसी वजह से रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो गर्मी का एहसास होता है हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, अब देखो वृद्धि के लिए, अगर मानव वृद्धि के लिए जरूरी क्या है, जरूरी है उसका प्रोटीन। प्रोटीन मानव वृद्धि के लिए जरूरी क्या है, प्रोटीन। मानव वृद्धि के लिए प्रोटीन जरूरी है। ठीक है, प्रोटीन क्या करेगा, सेल्स का ग्रोथ करेगा, सेल्स का ग्रोथ करेगा, सेल्स का ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो देखो प्रोटीन इसमें सबसे ज्यादा किसमें, फल में प्रोटीन पाई जाएगी उतनी नहीं पाई जाएगी, सब्जियों में मिलेगी उतनी नहीं, मिठाई में उतनी नहीं मिलेगी। इनमें से सबसे ज्यादा प्रोटीन जो मिलेगी तो पनीर में मिलेगी। इनमें से सबसे ज्यादा प्रोटीन हमारी पनीर में मिलेगी, जो कि मनुष्य के ग्रोथ के लिए बहुत यूजफुल होगी। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। देखो ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल ग्रुप ऑफ सेल्स जो रहेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे टिश्यू। जो बहुत सारे कोशिकाएं मिलके एक ऊतक बनाते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके, कोशिकाएं मिलके एक ऊतक बनाएंगे। एक ऊतक काम करने में और देखने में समान होने चाहिए, काम करें और देखने में जो समान हो, एक जैसे काम करें, वो ऊतक है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं। इसका डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं कि मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार निकलते हैं। अगर टोटल दांत की बात करें तो टोटल दांत होंगे 32, टोटल दांत 32 होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टीबिया नामक बीमारी, टीबिया नामक हड्डी, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो देखो टीबिया नामक बीमारी, सॉरी टीबिया नामक हड्डी टीबिया बोन कहां पाई जाएगी, टीबिया मतलब टांग में, टांग में पाई जाएगी। पूछेगा फेस पे कितनी बोन होती है, फेस पर हड्डी कितनी होंगी, 14। कसेर की रीढ़ में कितनी होंगी, रीढ़ में 26। जो बच्चे रहेंगे उनके 33। ठीक है, अगर बात करें पसली तो कितनी रहेंगे, 24, 12 पेयर। ठीक बात है। अगर बात करें स्कल, खोपड़ी, स्कल में, खोपड़ी में कितनी पाई जाएंगी, 29। ठीक है,
और अगर पूरी बॉडी में तो सब बच्चे को पता रहेंगी 206 पाई जाएंगी। अगर हाँ ये क्वेश्चन है न्यू बोर्न बेबी रहेगा, अगर इन्फेंट बेबी रहेगा, इन्फेंट बेबी मतलब जो तुरंत पैदा हुआ उसको इन्फेंट बेबी बोलते हैं। तो उसमें कितनी बोन्स रहेंगी? उसमें 300 प्लस बोन्स रहेंगी, 300 प्लस बोन्स रहेंगी। ठीक है, तो टीबिया नामक बीमारी कहाँ होगी? टीबिया नामक बोन्स कहाँ होगी? टांग में होगी, टांग में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितने मीटर होगा? तो मुंह से गुदा तक जो पाचन तंत्र होगा एक वयस्क व्यक्ति का तो 10 मीटर होगा। इसमें 9 मीटर है तो 9 मीटर भी आप मार सकते हो। 9 मीटर 9 से 10 मीटर होता है, 9 से 10 मीटर। आप पहला आंसर 9 मीटर, दूसरा आंसर 10 मीटर, तो आप आंसर यहाँ पे डी मारोगे, आंसर डी 10 मीटर मारोगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो रक्त से पृथक किया जाएगा किसके द्वारा? देखो एक्सक्रीटरी उत्सर्जन तंत्र में क्या आएगा? देखो किडनी आएंगी, रोम आएंगे, ठीक है, रोम छिद्र। तो किडनी क्या करेगी? किडनी क्या करता है? यूरिया छानता है, ठीक है, किससे? ब्लड से, खून से यूरिया छानता है। तो क्या कर रहा है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक की जाती है? तो किससे? गुर्दे के द्वारा, किडनी के द्वारा। प्लीहा क्या करेगा? इसको क्या बोलते हैं? ये स्प्लीन, प्लीहा, इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं स्प्लीन का। ठीक है, अगर आरबीसी बनेगा कहाँ? हाँ, तो अस्थि मज्जा में बनेगा। ठीक है, आरबीसी बनेगा कहाँ? अस्थि मज्जा। आमाशय की बात करें, पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड बोलेंगे या मिश्रित ग्रंथि। अगर आंत की बात करेंगे तो आंत में कौन सी बात? छोटी आंत और बड़ी आंत, दो तरीके का आंत होंगी, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत पूछेगा खाना पूरी तरीके से कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में। ठीक है, अगर जल कहाँ पे अवशोषित होता है? तो बड़ी आंत में। ठीक बात है, ये भी याद रखना, खाना पूरी तरीके से कहाँ पचेगा? तो छोटी आंत में। हाँ, एक क्वेश्चन पूछता प्रोटीन कहाँ पचेगी? तो प्रोटीन कहाँ पर पचेगी आपकी? पेनक्रियाज या मिक्स ग्लैंड? नहीं, आमाशय में। प्रोटीन पचेगा आमाशय में, स्टमक, आमाशय। हाँ, आमाशय तो लिखा है, आमाशय में ही, स्टमक में। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? देखो सामान्य कार्य नहीं तो ऑप्शन पढ़ो फिर पता चलेगी। रक्त से जल की मात्रा को नियंत्रित करना, ठीक बात है, ये तो काम होता है भाई। रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? नहीं, ऐसा नहीं करता। तो आंसर तो हुआ आपका बी, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। क्योंकि शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो आपकी पेनक्रियाज है, वो नियंत्रित करता है। जो बीटा सेल्स होती है ना, वो इंसुलिन होता है, वो कंट्रोल करता है उसको। देखो यूरिक एसिड छान कर बाहर निकालता, सही बात है। कई हार्मोन स्रावित करता है, जैसे एड्रिनल है, एड्रिनल हार्मोन है, तो ये किडनी निकालता है। एड्रिनल का काम क्या बताएंगे? इसको क्या कहेंगे? लड़ो मरो हार्मोन। और क्या करता है एड्रिनल? ये देखो आयोडीन या नमक की मात्रा को कंट्रोल करता। ठीक, तो आंसर कौन सा हुआ? आंसर आपका बी करेक्ट होगा। यह शर्करा की मात्रा को नियंत्रित
नहीं करता है। तो आंसर आपका बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो कैसा लगा आज का सेशन आपको? अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि हम जब लेक्चर आ जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अच्छे से यूजफुल अपना जो दिन गुजर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, उनमें पूरा दिन पढ़िए, कोई और काम ही नहीं करिए, टेस्ट एक एक जरूर लगाते रहिए और एनालाइज भी करते रहिए। थैंक यू, और आप सबका सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम और भी अच्छा कर पाए। थैंक यू।